प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की, और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात कर रहे थे जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं की या जनसंख्या के विभिन्न घटकों की। तो हम लोग बात कर रहे थे जनसंख्या की संरचना के विभिन्न घटकों की, और जिसके अंदर हम लोग आज अध्ययन करेंगे जनसंख्या की विशेषता, जनसंख्या के एक अति महत्वपूर्ण घटक धार्मिक संरचना। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की धार्मिक संरचना उस प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्न पहलुओं के ऊपर निर्भर करती है या विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। उस प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर को प्रभावित करती है उस प्रदेश की जनसंख्या की धार्मिक संरचना। विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे हैं भारत की, और भारत जो है विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली माना जाता है। विश्व के 4 प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म, इन 4 धर्मों की जन्मस्थली, इन 4 धर्मों का उद्भव, और ये 4 धर्म भारत के अंदर पल्वित हुए हैं, विकसित हुए हैं। भारत में पल्वित होने वाले 4 प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। तो भारत के अंदर 4 प्रमुख धर्म जो है वो शुरुआत से ही पले और पल्वित हुए, विकसित हुए। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन चारों धर्मों की उत्पत्ति, इनका पलवन होना और इनका विकास भारत की इस महान भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर हुआ। और हिंदू धर्म जो है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल से ही मानी जाती है, भारत के अंदर प्राचीन वैदिक काल से ही हिंदू धर्म जो है उस उत्पत्त हो चुका था, भारत के अंदर इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। तो भारत 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। भारत की धार्मिक संरचना की यदि बात करें तो भारत की धार्मिक संरचना के ऊपर 1947 के भारत पाक विभाजन का अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और 1947 के भारत पाक विभाजन का परिणाम ये हुआ कि 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या जो है उनका अनुपात इस प्रकार से था। भारत पाक विभाजन से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर हिंदू जनसंख्या 66.5% थी और मुस्लिम जनसंख्या 23.7% थी। विभाजन से पूर्व की बात कर रहे हैं, हिंदू जनसंख्या 66.5 और मुस्लिम जनसंख्या 23.7%। तो हिंदुओं का प्रतिशत ये था और मुस्लिमों का प्रतिशत ये था। लेकिन विभाजन के बाद जनसंख्या का धार्मिक आधार पर बहुत बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ, और हम 1961 की बात करते हैं। 1961 के अंदर जो 66% हिंदू जनसंख्या थी, 61 के अंदर वो 83.50% हो गई, और मुस्लिम जनसंख्या कितने प्रतिशत हो गई? 10%। यानी भारत और पाकिस्तान का धार्मिक विभाजन जो है, जिससे जनसंख्या का धार्मिक संरचना के आधार पर विभाजन हुआ, और पाकिस्तान से हिंदू जनसंख्या का स्थानांतरण हिंदुस्तान की ओर हुआ, और हिंदुस्तान से इस्लामिक मुस्लिम जनसंख्या का स्थानांतरण पाकिस्तान की ओर हुआ। आज़ादी से पहले ये आंकड़ा था हमारे पास में 23% मुस्लिम जनसंख्या थी, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद 10.7% ही रह गई। अब भारत के अंदर बात करते हैं हिंदू जनसंख्या, मुस्लिम, भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म के लोग कौन कौन से हैं उनकी। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन यानी सभी धर्मों के लोग जो है निवास करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर। और आज़ादी के बाद हमारे लीडर्स के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, और उसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का परिणाम यह है कि भारत की भूमि अनेकता में विभिन्न एकता लिए हुए आज मौजूद है। धर्म के आधार पर भी यदि देखा जाए तो बहुत अनेकता देखने को मिलती है। विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का परिचय देते हुए आज भारतीय इस उपमहाद्वीप के अंदर निवास करते हैं। भारत में निवास करने वाले धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन विभिन्न धर्मों के लोग भारत के अंदर निवास करते हैं। हिंदुओं की बात करें 1961 के अंदर इनकी जनसंख्या 83.50% थी और 2011 के अंदर हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 79.56%। तो 2011 के अंदर भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है
2011 के अंदर भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 2011 में भारत के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या 79.56% है, 79.56%। और यदि हम मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 10.7% जनसंख्या 1961 में थी, और आज 2011 की जनगणना में इनकी जनसंख्या कितनी है? 14.31% जनसंख्या मौजूद है। सिखों की बात करें तो 1.8% थे और 1.7% जो है 2011 के अंदर मौजूद है। अब हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या को देखने के बाद एक आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, एक नया ग्राफ या फिर एक नया छाया चित्र हमारे मस्तिष्क पटल पर विकसित हो रहा है कि भाई आज़ादी के बाद हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या का धार्मिक संरचना के आधार पर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले स्थानांतरण के बाद की स्थिति, आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत की स्थिति के ऊपर धार्मिक संरचना की यदि चर्चा करें तो हिंदू जनसंख्या 83.50% थी 1961 के अंदर, लेकिन 2011 के अंदर इनका ग्राफ घट गया, 79.56% ही रह गए, यानी हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई, घट गई। और दूसरी तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 1961 के अंदर 10.7% जो मुस्लिम थे उनकी जनसंख्या का ग्राफ बढ़ गया और 2011 के अंदर 14.31% है जो हो गया। यानी हमें ऐसा लग रहा है कि हिंदू जनसंख्या का घटना और मुस्लिम जनसंख्या का बढ़ना और अल्पसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या भारत के अंदर बढ़ रही है। यानी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारे संविधान के अंदर जो कसम खाई गई थी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, उसको कहीं न कहीं संबल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर हम कहीं न कहीं मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक जनसंख्या का ग्राफ आज़ादी के बाद लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का परिचय देते हुए अपना जीवन जी रहे हैं और देश के विकास के अंदर सभी धर्मों के लोगों का योगदान और सभी धर्मों के लोग भारत के अंदर मिलजुल कर निवास करते हैं। यदि यही आंकड़े जो है ये सिद्ध करते हैं कि भी मुस्लिम जनसंख्या अल्पसंख्यक होते हुए भी 14% हो गई और हिंदू जनसंख्या 83% थी जो 79.56% हो गई। ईसाई जनसंख्या की बात करें ये 2.4% थे और अब 2.36% है। सिख 1.8% थे 61 के अंदर और आज 2011 की जनगणना की बात करें तो 1.74%। बौद्ध 0.7% थे और अभी 0.77% भारत के अंदर मौजूद है। जैन 0.5% थे और अभी 0.41% है और अन्य 0.4% और अभी 0.85% धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। यानी भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का परिचय देते हुए विभिन्नताओं में एकता वाले देश भारत की ये जो पंक्ति है साकार होती है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत के अंदर 2011 की जनगणना की आंकड़ा याद करना है आपको। हिंदुओं का प्रतिशत कितना है? 79.56%। मुस्लिमों का आंकड़ा कितना है? 14.31%। ईसाइयों का आंकड़ा कितना है? 2.36%। सिख धर्म के लोग कितने प्रतिशत 2011 में? 1.74%। यानी हमें ये सारे बाकी आंकड़े याद नहीं करने हैं, केवल 2011 के अंदर बात ध्यान में रखनी है कि किस धर्म के लोग जो है कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या के अंदर रहते हैं। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। राज्यों के अनुसार धार्मिक संरचना की बात करते हैं। भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में धार्मिक संरचना किस प्रकार की है उसकी बात करते हैं। विद्यार्थियों, भारत के अंदर सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। भारत की जनसंख्या में कुल हिंदुओं का प्रतिशत 79.56% है, लेकिन भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत सर्वाधिक है और हिमाचल प्रदेश के अंदर 95.43% जो है वो हिंदू जनसंख्या निवास करती है। यानी कुल भारत की बात करें तो 79.56% जनसंख्या 2011 के आधार पर भारत के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या है। लेकिन भारत के राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर 95.43% जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की मौजूद है। न्यूनतम हिंदू जनसंख्या, हिंदू धर्म के लोग कहाँ निवास करते हैं? वो है मिजोरम के अंदर, और मिजोरम के अंदर इनकी जनसंख्या कितनी है? 3.55% हिंदू जो है वो मिजोरम के अंदर निवास करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या की। तो भारत के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप के अंदर है और वहाँ की जनसंख्या के अंदर 94.92% हिस्सा
मुस्लिम धर्म के लोगों का है। भारत की कुल जनसंख्या में यदि बात करें तो मुस्लिम धर्म के लोग 2011 के आधार पे कितने हैं, 14.31% जो है वो मुस्लिम जनसंख्या का है, मुस्लिम पॉपुलेशन का है। लेकिन भारत के लक्षद्वीप के अंदर भारत के सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है जो हमें मिलता है, और कितना है, 94.92% जो है वो मुस्लिम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है लक्षद्वीप के अंदर। और न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो मिजोरम के अंदर मात्र 1.14% है। तो न्यूनतम हिंदू जनसंख्या मिजोरम, न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या मिजोरम, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत, ये प्रतिशत है सभी का, जनसंख्या नहीं, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत हमें मिलता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और न्यूनतम हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत हमें मिलता है मिजोरम के अंदर। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत हमें मिलता है लक्षद्वीप के अंदर, और न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत हमें मिलता है मिजोरम के अंदर। ये कुल जनसंख्या के अंदर इनके प्रतिशत की बात हुई, लेकिन भारत के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक मुस्लिम किस राज्य में निवास करते हैं, तो भारत में जनसंख्या की यदि आंकड़ों की बात करें कि भी सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या किस राज्य के अंदर है, प्रतिशत के अंदर तो हमें पता लक्षद्वीप में सबसे अधिक और मुस्लिम है, और मिजोरम में सबसे कम मुस्लिम है। लेकिन कुल जनसंख्या के अंदर भारत में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जो है वो हमें मिलती है यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है जो मौजूद है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या की संरचना के अंदर धार्मिक संरचना एक अति महत्वपूर्ण जनसंख्या का एक बिंदु है, विशेषता है, और जो भारत की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्न बिंदुओं को अति महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है। ये हमने बात की भारत के अंदर जनसंख्या की धार्मिक संरचना की। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रजातीय या नृतात्वीय संगठन की, प्रजातीय या नृतात्वीय संगठन के बारे में। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की जो विभिन्नता है वो इसी का परिणाम है, प्रजातीय या नृतात्वीय संगठन का। प्राचीन काल से ही भारत के अंदर विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति मानी जाती है, या फिर अलग अलग विश्व के विभिन्न भागों से आके प्रजातियों का निवास स्थान भारत के अंदर रहा, और इसी कारण आज भारतीय जनसंख्या के अंदर विभिन्नता जो है वो हमें प्रजातीय, नृतात्वीय, प्राचीन विभिन्न प्रजातियों के भारत में विकसित और बाहर से आने के कारण ही देखने को मिलता है। भारत के अंदर बात करें प्रोफेसर BS गुहा की, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक पद पर रहते हुए इन्होंने भारत के अंदर प्रजातीय व नृतात्वीय संगठन को मुख्य रूप से विभिन्न भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहला भाग है निग्रिटो, उसके बाद में है प्रोटोस्टेलाइट, फिर उसके बाद में है मंगोलाइड, मंगोलाइड के बाद भूमध्य सागरीय प्रजाति, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति और नार्डिक प्रजाति। इस प्रकार भारत के अंदर विभिन्न प्रजातियों को BS गुहा के विभिन्न भागों के अंदर वर्गीकरण करके इनका अध्ययन किया। सबसे पहले बात करते हैं किसने वर्गीकरण किया ये, तो ये वर्गीकरण किया गया BS गुहा के द्वारा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक पद पर रहते हुए BS गुहा ने प्रजातीय नृतात्वीय संगठन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले बात करते हैं निग्रिटो प्रजाति की। निग्रिटो प्रजाति जो है वो प्रथम मूल आदिवासी के रूप में मानी जाती है। प्रथम मूल आदिवासी किस प्रजाति को माना जाता है, निग्रिटो प्रजाति को माना जाता है। इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो निग्रिटो प्रजाति के लोग कद में बहुत छोटे होते हैं। निग्रिटो प्रजाति के लोग कद में बहुत छोटे होते हैं। इनका सिर छोटा होता है, कद में बहुत छोटे होते हैं। सिर भी निग्रिटो का क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ललाट बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। निग्रिटो प्रजाति के लोगों की विशेषता की बात करें तो ललाट जो है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इनके बाल अति सुंदर होते हैं और इनका रंग जो है वो काला होता है। रंग काला होता है, ललाट बाहर की ओर उभरा होता है और इनका चेहरा छोटा होता है। छोटा चेहरा, ललाट बाहर की ओर उभरा हुआ, बाल सुंदर, सिर छोटा, कद में ये लोग बहुत छोटे होते हैं। नाक चपटी और चौड़ी होती है। निग्रिटो की नाक चपटी और कैसी होती है, चौड़ी होती है। होठ मोटे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। निग्रिटो प्रजाति के लोगों के होठ मोटे होते हैं, मुड़े होते हैं
बाल अति सुंदर होते हैं, रंग काला होता है, सिर छोटा होता है, चेहरा छोटा होता है, नाक चपटी और मोटी होती है, चौड़ी होती है। ये लोग कद में बहुत छोटे होते हैं, ललाट इनका बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ये प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। कौन सी प्रजाति है ये निग्रिटो प्रजाति है। निग्रिटो के बाद प्रोफेसर BS गुहा के द्वारा दूसरी प्रजाति बताई गई प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के बारे में प्रोफेसर गुहा के अनुसार भारत की ये एक मूल प्रजाति है और प्रोफेसर हटन ने बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति जो है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश से भारत के अंदर इनका आगमन हुआ। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों से भारत के अंदर ये आए और भारत के अंदर आने के बाद मध्य व दक्षिणी भारत के विभिन्न पहाड़ी इलाकों के अंदर जाकर ये लोग बस गए। तो गुहा ने बताया कि ये भारत की मूल प्रजाति है। प्रोफेसर हटन ये बताते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों से ये प्रजाति भारत में आई और भारत में आने के बाद भारत के विभिन्न पहाड़ी मध्य और दक्षिणी वनों के अंदर जाकर ये लोग निवास करने लग गए। इन लोगों के बाल घुंघराले होते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के बाल कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं, होठ मुड़े हुए होते हैं और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के बाद में बात करते हैं मंगोलाइड प्रजाति की। मंगोलाइड प्रजाति जो है इनका आगमन चीन व मंगोलिया से बताया जाता है कि चीन और मंगोलिया से ये प्रजाति भारत के अंदर आई और भारत के अंदर आने के बाद लद्दाख, सिक्किम, लाहौल, स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम विभिन्न भागों के अंदर आके ये लोग फैल गए और यहीं पे निवास करने लग गए। तो मंगोलाइड प्रजाति चीन और मंगोलिया से आई और भारत के विभिन्न भागों के अंदर जैसे लद्दाख, सिक्किम, लाहौल, स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भारत के उत्तर पूर्वी विभिन्न राज्यों के अंदर ये लोग चीन और मंगोलिया से आकर फैल गए। इनकी विशेषताओं की बात करें तो मंगोलाइड का मुंह चपटा होता है। मंगोलाइड का मुंह कैसा होता है? चपटा होता है। आँखें बादाम के आकृति की होती है। मंगोलाइड की आँखें कैसी होती है? बादाम के आकृति की। गाल की हड्डियाँ उभरी हुई होती है। मंगोलाइड के गाल की हड्डियाँ कैसी होती है? उभरी हुई होती है। और इनके दो उपविभाग है, एक पूर्व मंगोलाइड और एक है तिब्बती मंगोलाइड। तो मंगोलाइड प्रजाति कहाँ से आई? चीन और मंगोलिया से आई। फिर बात करते हैं भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति जो लोग हैं ये पश्चिमी विचारकों के अनुसार ये लोग जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया व पूर्वी भूमध्य सागर से भारत में आए। भारत के अंदर ये कहाँ से आए? दक्षिण पश्चिमी एशिया और पूर्वी भूमध्य सागर से इन लोगों का भारत के अंदर आगमन हुआ। और भारत के अंदर इनके समूह हैं पूर्वी व पूर्व भूमध्य सागर और भूमध्य सागरीय, यानी इन लोगों का आगमन पश्चिमी विचारकों के अनुसार कहाँ से हुआ? दक्षिण पश्चिमी एशिया और पूर्वी भूमध्य सागर से ये लोग भारत के अंदर आए। उसके अलावा एक और प्रजाति है प्रोफेसर BS गुहा के अनुसार चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियाँ। इनके 3 उपसमूह भारत के अंदर विभिन्न इलाकों के अंदर आके फैल गए, एल्पिनॉइड, डिनारिक और आर्बिनॉइड, यानी चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति भारत के अंदर आई और इनके 3 अलग अलग समूह भारत के विभिन्न भागों के अंदर फैल गए। 3 समूह कौन से हैं? एल्पिनॉइड, डिनारिक और आर्बिनॉइड। और फिर है नार्डिक। भारत के अंदर सबसे अंत में आने वाली प्रजाति जो है वो नार्डिक प्रजाति है और ये देश के उत्तरी व पश्चिमी भागों के अंदर आकर फैल गए और यहाँ पर निवास करने लग गए। इस प्रकार भारत के अंदर प्रजातीय नृतत्व संगठन का ये वर्गीकरण प्रोफेसर BS गुहा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ और ये यूनिट भी यहीं समाप्त हुआ। थैंक्स for watching Sanskar Children Academy.